अमेरिका के बीते 20 साल के इतिहास में, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, जिसमें अमेरिका के आसपास के जो देश हैं, इराक भी शामिल है, इनमें आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका के किसी फाइटर जेट को, एयरक्राफ्ट को दुश्मन देश ने निशाना बनाया हो, क्योंकि यह हर बार एक उन्नत किस्म विकसित कर लेते हैं। जैसे F-35 कहा ही यह जाता है कि इसे दुश्मन ट्रैक भी नहीं कर सकता, उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी है। ऐसा क्या होता है, क्यों नहीं ट्रैक कर सकता? असल में ट्रैक करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, अर्थात जमीन के ऊपर से रेडियो वेव्स वैसे समझिए जैसे आप अपने जब टीवी का रिमोट चलाते हैं तो एक वेव निकलती है जिससे आपकी टीवी ऑन होती है, बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि रडार लगा करके वहां से रेडियो वेव्स जो विजिबल नहीं है लेकिन उन्हें आसमान में छोड़ा जाता है, पूरे आसमान में उन वेव्स को छोड़कर रखा जाता है। उनमें अगर कोई भी डिस्टरबेंस आता है तो वो नीचे पता चल जाता है कि हां भाई कुछ इस तरह का कोई मूवमेंट हो रहा है। ऐसे में फाइटर जेट्स जो रेडियो वेव से नहीं पकड़े जाते, उनकी इस तकनीक को स्टेल्थ टेक्निक कहा जाता है। ये क्या करते हैं फाइटर जेट, क्योंकि रेडियो वेव्स टकराकर जब वापस आती है तो संदेश देती है कि दुश्मन की एंट्री हो गई है। लेकिन अमेरिका ने दो तरीके से स्टेल्थ विकसित किया। पहला, अपने फाइटर जेट्स को अल्ट्रा फास्ट बनाया, मतलब कि उनके अंदर जो स्पीड है वो हाइपर लेवल की डाल दी कि भाई आवाज से भी 2-2 गुना 3-3 गुना आवाज से इनकी गति से इनके जहाज उड़ते हैं। तो पहला, रेडियो वेव्स का जितनी देर में ट्रांजैक्शन होता है या फिर वो पता लगाता है उतनी देर में उसकी लोकेशन हल्की सी भी चेंज हो जाए तो वो सेफ मोड में एंट्री कर जाता है। दूसरा, रेडियो वेव्स लौट कर वापस आएंगी तो पकड़ में आएंगी। इन्होंने उन्हें एब्जॉर्ब करने की तकनीक विकसित कर ली है। इसीलिए अमेरिका कभी नहीं चाहता कि उसके फाइटर जेट्स पकड़े जाएं, क्योंकि लोग उसके फाइटर जेट्स के ऊपर से ही मसाला हटा हटाकर सीख लेंगे कि तकनीक क्या है जिसके माध्यम से रडार को रोकने की कैपेसिटी विकसित की है। इसीलिए जब भी कहीं F-35 क्रैश होता है तो अमेरिकी नेवी वहां पर धावा बोल देती है ढूंढने के लिए कि किसी दुश्मन के हाथ ना लग जाए, विशेष रूप से उस दुश्मन के हाथ ना लग जाए जो तकनीक जानता हो, सीखना जानता हो, रिवर्स इंजीनियरिंग जानता हो। ऐसे में ईरान ने क्या किया, ईरान ने अमेरिका के इस हेजिमोनी को, इस वर्चस्व को चुनौती दे दी। कैसे चुनौती दे दी? अमेरिका का एक और फाइटर जेट है जिसका नाम है F-15 फाइटर जेट, अटैकिंग जेट है वो। F-15 फाइटर जेट से वो ईरान में हमले करवा रहे थे। ईरान में हमलों के दौरान ईरान ने उस फाइटर जेट को अपने मिसाइल सिस्टम से नुकसान पहुंचा दिया, क्रैश कर दिया। रिपोर्ट ईरानी मीडिया की यह है कि उन्होंने 2 अमेरिकी फाइटर जेट्स मार गिराए। यह सत्य था कि फाइटर जेट गिरा है, कितना गिरा है यह अभी तक कंफर्म अमेरिका ने नहीं किया है। फाइटर जेट गिरा इसका पता कैसे चला कि अमेरिका ने खुद माना कि उसके 2 पायलट लापता हैं। फाइटर जेट गिरा तो उसमें से इजेक्ट होकर के पायलट निकलकर ईरान की भूमि पर लैंड हो गए। अमेरिका ने अपने पायलट्स को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। अब इस बात की गहराई को ऐसे समझिए, जब आपको याद होगा कि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक के समय हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जब पाकिस्तान के कब्जे में चले गए थे, पाकिस्तान का जो कब्जा क्षेत्र है उसमें जाकर के लैंड हुए थे, इजेक्ट होना पड़ा था, उनके फाइटर जेट को निशाना बनाया गया था। ऐसे में पाकिस्तानियों ने जब उन्हें पकड़ा तो भारत ने उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया था। हर संभव प्रयास से मतलब क्या है? मतलब यह है कि भारत ने पाकिस्तान को यह धमकी दे दी थी कि अगर आपने अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो 48 घंटे में आपके अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा हमला भारत आपके ऊपर करेगा। यह पाकिस्तान खुद कई बार इमरान खान के भी शासन में, शहबाज शरीफ के भी शासन में क्लेम कर चुका है कि अगर हम नहीं मानते तो बहुत बड़ी दिक्कत भारत की तरफ से हमें आने वाली थी। यह ओपन डॉक्यूमेंट है, सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। इसका मतलब कोई भी देश अपने सबसे उच्च कोटि के पायलट्स और सैनिकों को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करता है। और जब अमेरिका का सर्वोच्च सप्रीमेसी इस बात पर दाव लगी हो, क्योंकि ट्रंप तो लगातार राफेल शिकार हो गए, उसका मखौल उड़ाते रहे, लेकिन F-35, F-15 अगर इनका निशाना बनता रहा तो यह अमेरिका की इमेज पर एक बहुत बड़ा डेंट होगा। और इसी डेंट को देखते हुए इनके पायलट्स का ईरान में गिर जाना, मैंने पिछले एक सेशन में आपको बताया था कि पायलट्स गिर गए हैं और उन पायलट्स को ढूंढने के लिए आप इस तरह विचार करिए कि उन्हें ढूंढने के लिए अमेरिका ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया उसमें कई सारे हेलीकॉप्टर्स, हवाई जहाज ईरान के क्षेत्र में घुमाए। मतलब आप सोचिए, एक पायलट को बचाने के लिए इन्होंने अपनी सारी ताकत झोंक दी कि उस पायलट को रेस्क्यू करके लाना है। रेस्क्यू करने के लिए ईरान के उस क्षेत्र में फाइटर जेट्स को नीचे आना था,
या रेस्क्यू ऑपरेशन में यूज होने वाले हवाई जहाजों को या हेलीकॉप्टर्स को थोड़ा नीचे आना था ताकि वो उसे वापस पिक करके ले जा सकें। पायलट अपनी लोकेशन बता पाएं, इसकी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। उनके पास ऐसी डिवाइसेस होती हैं। मैं एक और सेशन करूंगा कि ये रेस्क्यू कैसे करते हैं, और अभी उसके बारे में अतिरिक्त सेशन आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, उसके ऊपर डिटेलिंग ज्यादा हो जाएगी अन्यथा। उसमें इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये रेस्क्यू करने आते हैं, लेकिन इसी बीच में ईरान को जब ये पता चलता है कि हमारे किसी इंटीरियर क्षेत्र में अमेरिकी पायलट्स आकर गिरे हैं, तो वो लोग इनाम घोषित कर देते हैं कि अगर कोई भी पायलट को पकड़कर लाया तो उसे इनाम मिलेगी। ईरान के अंदर इस तरह का माहौल बनता है कि कई की तो मतलब जो खिलाड़ी हैं वो कहते हैं हम अपने मेडल दे देंगे अगर कोई पकड़ करके ले आया तो। मतलब उस फाइटर जेट को पकड़ने के लिए ईरान में होड़ मच जाती है। हालत ये होते हैं कि कल अमेरिका के व्हाइट हाउस से कोई भी बाहर प्रेस मीटिंग के लिए नहीं निकलता है, प्रेस ब्रीफिंग के लिए कोई सामने नहीं आता, पूरी तरह सन्नाटा रहता है। अमेरिका के इतिहास में इतना बड़ा नुकसान अब तक पहली बार हुआ था, जब उसके यूनिट कॉस्ट के हिसाब से F-35, F-15, A-10, E-3G, सेंट्री, अवाक, KC टैंकर्स जो की संख्या में एक डेस्ट्रॉयड, एक क्रैश हुआ और 5 डैमेज हुए, MQ-9 रीपर हेलीकॉप्टर, इतना सारा नुकसान उसको हुआ हो और उस नुकसान में दुश्मन के देश के अंदर नुकसान हुआ हो। बाकायदा ईरान ने RT के हवाले से तस्वीरें दी कि कैसे इन्होंने इनके हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। इंटरेस्टिंग है कि जब ये सारा काम हो रहा था, क्योंकि अमेरिका अपनी हेजिमनी फिल्मों के माध्यम से भी स्थापित करता है, जब अमेरिका दिखाता है कि हमारे फाइटर जेट्स को कोई पकड़ नहीं सकता, तो ईरानियंस ने इनके खूब मजे लिए कि देखो तुम्हारे इस तरह से जहाज गिरते हैं। एक बड़ा ही रोचक तथ्य बाहर निकल कर आया। ईरान वालों ने इनके फाइटर जेट्स को मारते हुए का भी वीडियो रिकॉर्ड किया। ये जो वीडियो है ये साफ तौर पर थर्मल इमेजिंग से दिखाई देता है, अर्थात इसे किसी कैमरे से शूट किया हुआ नहीं है, मतलब कैमरा ही है लेकिन एक ऐसी किस्म का जो इतनी दूर पर इस हीट को ट्रैक करते हुए चल रहा है। अर्थात ऐसा लग रहा है कि इस कैमरे ने ही इस पूरे की पूरे फाइटर जेट को लॉक कर लिया था। अब लोग डिकोड ये करने लग रहे हैं कि अमेरिका के इस सिस्टम में भेद किसने मार दिया, यानी कि कौन ऐसी तकनीक विकसित कर गया जो अब तक नहीं कर पाए थे। दावे किए गए कि ये जो तस्वीरें हैं जिसमें फाइटर जेट को निशाना बनाया गया, ये ईरान की होम ग्रोन टेक्निक है, जिसमें उन्होंने रडार का बाईपास निकाल लिया। रडार का बाईपास क्या है? इन्होंने इंफ्रारेड रेडिएशंस का उपयोग किया और दूसरा इन्होंने हीट सेंसेशंस पर काम किया कि अगर कहीं से हीट आ रही है तो उस हीट को निशाना बनाया जाए, और उसे निशाना बनाकर फाइटर जेट को निशाना बनाया गया। अर्थात अमेरिका ने बकायदा, यहां पर यह तस्वीर शायद आपको ना दिखे, रात को भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, हेलीकॉप्टर्स उतारे। ईरान क्या कर रहा था? ईरान ने अपनी तरफ से लोग रवाना कर दिए। लोग खुद, आप देख रहे हैं ये जो जाम लगा हुआ है, RT ने इसे कवर इस तरह से किया है कि वो जो पायलट गिरा है उसे ढूंढने के लिए ईरान के लोगों में इतना जज्बा था कि हम उसे ढूंढ कर लाएंगे और उसे अपने पास बंधक बना लेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि अमेरिका उन 2 खोए हुए पायलट्स में से एक पायलट को बचाने में कामयाब भी हो गया। दूसरा पायलट आज सुबह तक उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं था, केवल एक मीडिया कवरेज उसके बारे में यह आई थी कि उस पायलट को बचा लिया गया। अर्थात अमेरिका ईरान के अंदर से अपने पायलट्स को बचाकर ले गया। ये अब हलकों में चलना शुरू हो गया है। पायलट एक बच गया, ये तो कल तक कंफर्म हो गया था। दूसरे पायलट की तलाश जारी थी। आप सोचिए, रात को भी ये प्रक्रिया ना रुके, इन्होंने रात को इस तरह से अंधेरे में रोशनी के गोले दागे ताकि पायलट को ट्रैक किया जा सके। इन्हें सेंसर से यह सूचना तो मिल रही थी कि पायलट कहां है। बकायदा उस क्षेत्र में जा जाकर के अमेरिकी फोर्सेस उस पायलट को तलाशने जा रही थी। इसी बीच में अमेरिका के 2 हेलीकॉप्टर जो तलाशने निकले थे वो भी डैमेज हुए, और वो सेंटर पर आकर के, मतलब वहां पर तो नहीं गिरे लेकिन वहां पर बेस पर आकर डैमेज खाते में चला दिए गए। अर्थात अमेरिका ने अपने पायलट्स को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, और वो प्रयास आज सुबह एक न्यूज से, हालांकि ये कंफर्म है या नहीं मैं नहीं क्लेम करता, किसी पत्रकार ने आज सुबह ही यह दावा किया है कि वो सेकंड पायलट को भी अमेरिकी फोर्सेस बचा लाई हैं। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी यह खबर चलनी शुरू नहीं हुई है। ऐसे में ईरान के अंदर
पायलट को बाहर निकालकर ले आने के लिए कल अमेरिका पूरी रात परेशान रहा, दिन परेशान रहा, और उस पूरी प्रक्रिया के दौरान यह तय हुआ कि अगर ये पायलट नहीं देते तो इनके ऊपर कहर बरपाया जाएगा। अब सवाल चलने लगे कि साहब बाकी तो सब सही है। अमेरिका में डिस्कशन होना शुरू हुआ कि अमेरिकी फाइटर जेट्स को कोई निशाना बना ही नहीं सकता था। दुनिया का कोई देश यह ताकत नहीं रखता कि वो इसके फाइटर जेट को निशाना बना ले। ईरान ये कैसे कर गया? 3 सिस्टम्स के नाम लिए गए कि या तो ईरान का मजीद सिस्टम है, या फिर वर्बा सिस्टम है, या HQ-9B सिस्टम है। इन सिस्टम ने हो सकता है कि उसे टारगेट किया हो। अब एक एक करके जानते हैं ये मजीद सिस्टम क्या है। असल मायने में जो तस्वीरें आपने देखी वो तस्वीरें अंधेरे में इस तरह से दिख रही हैं कि ये कैमरे का कमाल नहीं है, किसी IR या फिर हीट सेंसेशन का कमाल है। अर्थात जो चलाई गई मिसाइलें हैं वो हीट को सेंस कर रही हैं कि कहां से हीट निकल रही है। आप कहेंगे हीट को तो पकड़ के वाकई में वार किया जा सकता है, ये तरीका तो सही है। क्या ये फाइटर जेट बनाने वाली कंपनियां नहीं जानती? जानती हैं। तो इसके वो 2 तरीके अपनाती हैं। पहला, जब फाइटर जेट चलता है तो अपने पीछे से जेट से जब गर्मी बाहर फेंकता है, आजकल उसको कूलिंग करके डाला जाता है। मतलब वो जब बाहर हीट फेंक रहा होता है तो उसके बाहर की तरफ वो कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है ताकि वो गर्मी मिनिमम रूप से उसके पीछे दिखाई दे। यानी कि उसके बारे में ऑलरेडी फाइटर जेट्स में काम होता है। उसके बावजूद भी अगर हीट सेंस करके कोई मिसाइल आती है मारने, तो भी ये फ्लेयर्स फैलाने की तकनीक जानते हैं। अर्थात उतनी ही हीट ये आसपास के और जगह पर पैदा कर देते हैं ताकि वो मिसाइल लोकेशन भटक जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमला था ये केवल हीट सेंसर से नहीं, इसके साथ साथ IR सेंसर भी जोड़ा गया था। यानी कि रडार को कैप्चर किया गया होगा, इंफ्रारेड और हीट को मिलाकर ये तकनीक ने ब्लास्ट किया है। फिर नाम दिया गया कि ये तकनीक कौन सी है जो ईरान विकसित कर गया। असल में ईरान ने हाल ही में अपनी एक 8 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाली क्षमता विकसित की है जिसका नाम मजीद एयर डिफेंस सिस्टम है। ये जो माजिद एयर डिफेंस सिस्टम है ये 8 किलोमीटर की हाइट तक उड़ते हुए फाइटर जेट्स को मिसाइल से निशाना बना सकता है। हाल ही में ईरान ने क्लेम किया इस युद्ध के दौरान ही कि हमने अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि एयर डिफेंस सिस्टम के जो भी तरीके अब तक चले आ रहे थे उससे भी उन्नत किस्म की तरफ हम चले गए हैं। अभी अमेरिका को लगता था कि ईरान के संपूर्ण आसमान पर उसका कब्जा है, वो गलतफहमी में ना रहे। हमारा नया डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और हम उससे टारगेट कर रहे हैं। अमेरिका के 4 नुकसान, हवाई जहाजों के नुकसान, ईरान की स्काई में होना और 2 पायलट का गिरना इस बात का प्रमाण देता है। तो क्या माजिद काम कर गया? अगर काम कर गया तो समझिएगा कि कुछ दिनों बाद भले ही अमेरिका F-35 बेच पाए या ना बेच पाए, लेकिन ईरान अपना माजिद बेचने के लिए दुनिया में बाहर जरूर आ जाएगा। नंबर 1। नंबर दूसरा, एक और चर्चा निकलकर आई और वो थी वर्बा की। वर्बा क्या है? असल में एक सुर्खी बाहर तैर रही है और वो सुर्खी ये है कि रशिया ने 500 वर्बा मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ईरान को दिए थे। ये कंधे पर रखकर चलाए जा सकने वाले मिसाइल लॉन्चर्स हैं जिन्हें देख करके निशाना बनाने में, टारगेट में यूज किया जाता है। यानी कंधे से ऑपरेट की जा सकने वाली मिसाइल है और इसे लो एल्टीट्यूड पर उड़ते हुए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चलाया जा सकता है। सेंसर्स इसमें भी वो सारे लगे हैं, लेकिन इसके लिए इंसान की बुद्धिमत्ता का राइट में उपयोग किया जा सकता है कि निशाना बना के चलाया जा सके। हालांकि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इतनी तेज चलती चीज में कोई निशाना कैसे लगाएगा, तो अगेन इसमें भी हीट और IR के बारे में बात कही जा रही है। तीसरी बात चाइना के HQ-9B की भी चल रही है कि चाइना का मेड HQ-9B ईरान के पास था। हो सकता है कि उसे यूज करके इस तरह का नुकसान पहुंचाया गया हो। जो भी है, तीनों के तीनों प्रोडक्ट अमेरिका के लिए बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध होंगे। ईरान इसीलिए अब और अच्छे से चौड़ में आकर अमेरिका को धमकाने निकल आया है। हद यह हुआ कि इन्होंने कल रात ही कुवैत के अंदर खुद कुवैत के फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कुवैत के अंदर जो वो थी रिफाइनरीज थी, उनको ईरानियंस ने नुकसान पहुंचाया। कुवैत को नुकसान क्यों पहुंचाया मैं पहले भी बता चुका हूं कि इन्हें वो सब जगह नुकसान पहुंचाना है जो जो अमेरिका के साथ खड़े रहे। अमेरिका के साथ खड़े हुए इन पश्चिमी एशियाई देशों को एक एक करके नुकसान पहुंचाया गया। नुकसान की तस्वीरें बाहर ना आ जाएं, इसीलिए अमेरिका ने आदेश दिया। क्या दिया? कि अब सैटेलाइट इमेजेस जो आप आए दिन देख रहे थे कि देखो पहले ये हुआ करता था अब ये है, पहले ऐसा हुआ करता था अब ये है, अमेरिका ने उन पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया है। ये प्लैनेट नाम से एक वो है सॉफ्टवेयर है या कहिए कि इमेज प्रोवाइडर है, उसकी तरफ से यह आया है कि ड्यू टू कंफ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट US गवर्नमेंट हैज रिक्वेस्टेड
All satellite images providers voluntarily implement an indefinite withhold of imagery in the designated area of interest। यानी कि इन क्षेत्रों के अंदर से अब आप इमेजेस जारी ना करें, ऐसा एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के मैसेजेस का सर्कुलेट होना दो तरह की बातें बताता है कि अमेरिका का नुकसान बहुत हो रहा है, लेकिन वो दुनिया के सामने अपनी किरकिरी को होने से रोकना चाहता है कि किसी को पता ना चले। दूसरा भी हो सकता है कि ये प्लेनेट वालों ने खुद ने अपनी तरफ से अपनी पीआर बनाने के लिए ये लाइन लिख दी हो। आने वाले समय में अगर इमेजेस आना रुक गई तो होगा कि ये सही थे, और नहीं रुकी तो माना जाएगा कि इन्होंने अपनी इमेज बनाने के लिए ये सब किया।